अचीवर अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे यूपी टेट सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। तो आज हम लोग वो टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप आए हुए क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हमारा NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? NCF द्वारा जो निर्माण है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य जो है बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण, रुचिकर और जीवनयोगी बनाना था। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था अर्थपूर्ण, रुचिकर और जीवन उपयोगी बनाना जाए। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये था इसका इंटेंशन। और जो इसके हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसकी समिति का बनाई गई थी। आगे चलते हैं। अगला हमारा है इतिहास, यानी कि इसके बारे में हिस्ट्री जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जो NCF है अब तक जो है 4 बार आ चुके हैं। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा है वो कौन सी है? ये NCF 2005 वाली, वो चौथी है। इससे पहले 3 और आ चुकी हैं। वो कौन कौन सी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो 1975 में आई, 1988 में आई और 2000 में आई। आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि कब कब आई हैं। तो 75 में, 88 में, 2000 में आ चुकी हैं। और उसके बाद चौथी वाली 2005 में। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। इंस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि प्रेरणा का स्रोत क्या था। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। इसकी प्रस्तावना की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध यानी सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से होती है। किससे? सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये इसका सोर्स है। आगे हमारा है, इसका मोटो क्या है, मुख्य सूत्र क्या है? तो देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन थीम क्या है इसकी? लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के अधिगम इसका मुख्य आधार है। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई पर अनावश्यक बोझ कम करना है और सीखने को आनंददायक बनाना है। कुल मिलाकर के बिना बर्डन के पढ़ाई, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला हमारा है एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि शैक्षिक दर्शन क्या है। देखिए, NCF 2005 जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावादी पर आधारित है। इसके अनुसार बच्चा केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता है बल्कि अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसीलिए बोला जाएगा इसको कंस्ट्रक्ट, यानी कि अपने आप निर्माण करना, यानी कि रचनावादी। आगे है रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को क्या बताया गया है? तो देखिए, यहाँ पर शिक्षकों को फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा प्रदाता के माना गया है। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चों को सिखाने के लिए उचित वातावरण और मार्गदर्शन देना है। तो टीचर कैसा काम करेगा? एज अ फैसिलिटेटर। ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भाषा नीति। पहला हमारा है NCF 2005 त्रिभाषा सूत्र का समर्थन करता है तथा बहुभाषी बच्चों को बौद्धिक विकास का संपूर्ण साधन मानता है। मतलब किसका समर्थन करता है? त्रिभाषा सूत्र का समर्थन करता है। आपके एग्जाम में यही बात दी जाएगी आपको कि एजुकेशन पॉलिसी में किस बात का समर्थन करता है? त्रिभाषा सूत्र का, 3 लैंग्वेज फार्मूले का जो है समर्थन करता है। आगे हमारा है टीचिंग प्रिंसिपल, यानी कि शिक्षण के सूत्र। देखिए, शिक्षण ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, यही सारे पूछे जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, सरल से कठिन तथा मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, जिससे जो है विद्यार्थी आसानी से नई अवधारणाओं को समझ सके, नई अवधारणाओं को समझ सके। ठीक है। अगला हमारा है जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी कि मार्गदर्शन सिद्धांत है, उनके बारे में देखिए। जो विद्यालय है वो ज्ञान को विद्यालयी ज्ञान को बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो बच्चे का स्कूल एजुकेशन है उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको कैसे कनेक्ट कर पाए, इस चीज़ के बारे में बात करना, यानी कि विद्यालयी ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला हमारा रटन प्रणाली को कम करना, यानी कि बच्चों को बहुत रटाना नहीं है, उनके ऊपर लर्निंग जो है थोपनी नहीं है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी रटाना नहीं है, समझाना है उनको। अगला है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा देना, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड जो है एजुकेशन होनी चाहिए उनकी। अगला हमारा है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और सतत बनाना। परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और सतत बनाना, कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल। अगला हमारा है लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना बच्चे के अंदर। ठीक है। अगला हमारा है RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला। देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A से आपके एग्जाम में पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया हुआ है। जो SST वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना इसको, सारे पॉइंट ही पूछे जाते हैं। अगला है लागू होने की तिथि। देखिए, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को भारत में
तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सब जगह लागू हो गया था। आगे बात करते हैं एज ग्रुप की। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की बात करते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, जिसमें बच्चे, विद्यालयों, शिक्षकों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। देखिए, धारा 21 के अनुसार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा, जिसमें 75% सदस्य अभिभावक और 50% महिलाएं होंगी। अगला हमारा है प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। कौन कौन से हैं? धारा 17 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगला है 25% रिजर्वेशन आरक्षण के प्रावधान भी है। अगला है धारा 12A(C) के के अनुसार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी। किसके अकॉर्डिंग है? धारा 12(1)(C) के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है टीचर ड्यूटी। शिक्षक के कार्य क्या होंगे? शिक्षक को केवल चुनाव, जनगणना, आपदा प्रबंधन जैसे कार्य में लगाया जा सकता है। सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। आगे है वर्किंग डेज क्या होना चाहिए इनका? कक्षा 1 से 5 200 घंटे कार्य दिवस होना चाहिए, और 200 दिन कार्य दिवस होना चाहिए, और 800 घंटे कार्य आपको करना होगा एज अ टीचर। अगला है यहाँ पर 6 से 8 के लिए 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, और 1000 घंटे जो है आपको पढ़ाना होगा। शिक्षक जो है 45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाएगा ही। आगे हमारा है पीपल टीचर रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये रेशियो क्या होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर है यानी कि प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 30 बच्चों पर कितने? एक शिक्षक, यानी कि 1:30 का होना चाहिए। अगला है उच्च प्राथमिक शिक्षा पर क्या होना चाहिए? 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो 1:35 इसका हो जाएगा अपर प्राइमरी यानी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी के लिए 1:30। अगला हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसके चेयरमैन कौन थे यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति द्वारा तैयार की गई है। तो यही नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ इतिहास देख लेते हैं इसका। यह 34 वर्ष के बाद लागू हुई नई शिक्षा नीति है। इसके पहले 1968 में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। 1968 में और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। अब मिनिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, MHRD का नाम बदल के क्या किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे चलते हैं, एजुकेशन बजट की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए, लक्ष्य रखा गया था ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगला जो बात है न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझिए इसको। देखिए, यहाँ पर जो नया संरचना है वो कैसी है? 5+3+3+4। पहले क्या था? 10+2 था। अब क्या है? 5+3+3+4। देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में 10+2 प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर नई कौन सी आई है? 5-3-3-4 यानी प्रणाली लागू करी गई है। तो उसकी जो पहली स्टेज है यानी कि 5 साल वाली, उसमें क्या होगा? 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे जो कि आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से 2 तक होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशनल स्टेज। अगला हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि है कक्षा 3 से 5 तक। जब बच्चा कक्षा 3 से 5 तक पढ़ेगा तभी होगा पहले 5 साल फिर 3 साल, तब जो हो जाएगा हमारा प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं इसको। अगला हमारा है मिडिल स्टेज, जो कि क्या होगी? 6 से लेकर के 8 तक। यहाँ पर कोडिंग या व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल स्टेज, जो कि 6 से 8 तक होती है। और उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, जो कि 4 वर्ष का होता है, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य की बाध्यता समाप्त हो जाती है। सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, 9 से 12 तक। आगे चलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? कक्षा 5 तक संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की गई है। अगला है असेसमेंट सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 100 मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा। इसके लिए परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा परख नामक, तो आपको बता देना होगा कि क्या है? ये असेसमेंट सिस्टम है। और विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे होता है? तो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किया जाता है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है टीचर्स क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षक योग्यता। 2030 तक 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड BEd जो कि न्यूनतम योग्यता बनाया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट
प्रशिक्षण लेना होगा, मतलब आपको 50 घंटे का हर हफ्ता जो है लेना पड़ेगा, प्रतिवर्ष जो है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण लेना होगा। अगला है कुछ इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं कि फीचर्स हैं। देखिए 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 10 बैकलिस्ट डे होंगे और जो स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना भी की जाएगी, स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी और उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।